गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स 11 पर मैं संतोष कुमार फिर से हाजिर हुआ फिजिक्स की नई क्लास के साथ। न्यूटन्स ऑफ मोशन की जो सीरीज चल रही है उसका ये अगला क्लास है। आज मैं एक प्रॉब्लम एक न्यूमेरिकल के साथ आपको बताए गए सारी थ्योरी को सीमेंटेड करने की कोशिश करूँगा। एक प्रॉब्लम के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जोड़ने की कोशिश करूँगा, सारे फोर्सेस को दिखाऊँगा, स्टेप वाइज स्टेप वेक्टर के सहारे F इक्वल्स ma का यूज करना सिखाऊंगा, उसके माइन्यूटनेस को बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बिना समय गवाए बोर्ड पर लौटते हैं। ठीक है, मैंने बोर्ड पर एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, पहले आप उसे देख लीजिए। मैं उसे एक बार क्लियर कर दूं कि वो डायग्राम है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए स्थिति ये है कि एक सरफेस पे एक ब्लॉक M रखा हुआ है जो एक स्ट्रिंग से या थ्रेड से कनेक्टेड है, रोप से कनेक्टेड है। वो थ्रेड आपके इस पुली से होते हुए नीचे आ रही है। नीचे आने पे एक अगेन दूसरी पुली है और दूसरे पुली से एक जो रोप है उसमें दो मासेस M2 और M3 अटैच है। तीन मासेस M1, M2 और M3। कनेक्शन किस तरह से आप देख लीजिए, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये थ्रेड के साथ ये पुली से कनेक्टेड है। एक रस्सी ये मास M1 को इस पुली से जोड़ता है, दूसरी जो रोप है थ्रेड है वो मास M2 को पुली से होते हुए M3 को जोड़ता है। अगर इस जगह पर हम मान लें कि M3 का जो मास है वो ग्रेटर देन है M2 को, मैंने एक एजम्पशन ये किया है कि M3 का जो मास है वो M2 से बड़ा है, M2 से बड़ा है। इतनी सारी चीजें आपके पास है। अब सवाल है कि आपको क्या क्या निकालना है। व्हाट विल बी द A0 यानी एक्सेलरेशन ऑफ M1 टुवर्ड्स राइटवर्ड, ठीक है, या एक्सेलरेशन ऑफ पुली P टुवर्ड्स डाउनवर्ड, या A0 का मैग्नीट्यूड में देखिए तो दोनों बराबर है। A जितना से ये इधर खिसकेगा उतना से ये P पुली क्या हुआ नीचे आएगा। इन दोनों के मोशन को हम बाद में देखेंगे। पहले ये समझिए कि A0 से अगर ये इधर जा रहा है तो ये पुली भी डाउनवर्ड A0 से आएगा, क्योंकि ये एक ही धागे से बंधा हुआ है, एक ही रोप से बंधा हुआ है। तो A0 T1 T2, A0 को मैंने बता दिया T1 है टेंशन बिटवीन दिस थ्रेड, इस रोप में जो टेंशन डेवलप होगा उसे मैंने कहा T1। T2 M2 और M3 के साथ जो ये रोप कनेक्टेड है उसका ये टेंशन है T2। ठीक है, चलिए सवाल को बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि एजम्पशन मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मैंने आदर्शवाद की स्थिति में रखा है, आइडियल स्थिति में रखा है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। लेकिन आपको इस स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को आपको असाइड करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, नहीं तो फिजिक्स की रिग्रेसिटी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आप सारे लॉज को एक साथ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एजम्पशन यह है कि फ्रिक्शनलेस सरफेसेस, ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस ये फ्रिक्शनलेस है, ये जो सरफेस आपका फ्रिक्शन है, इस सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक M का इस कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है, पहली बात तो ये। और दो पुली जो है, एक पुली जो यहाँ फिक्स अवस्था में है और दूसरी पुली जो P यहाँ पर है, इस पुली को मैंने कोई नाम नहीं दिया क्योंकि कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसके मोशन को हम एकदम एनालाइज नहीं करेंगे, इसलिए इस पुली को मैंने कोई नाम नहीं दिया है। नीचे वाले पुली को मैंने P नाम दिया है। तो ये थ्रेड आपका इसके ऊपर से गुजर रहा है, तो थ्रेड और पुली के सरफेस के बीच में और यहाँ पर ये इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज है मासलेस रोप एंड पुली, इस रोप का और पुली का जो दोनों का पुली का है उसका कोई मास नहीं है। तीसरा है नेग्लेक्टिंग द फोर्सेज अमंग मासेस, यानी ग्रेविटेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप जानते हैं कि दो मासेस के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करता है, दो मासेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करता है। लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी एजम्पशन में मैंने माना कि M2 और M3 के बीच में कोई फोर्स नहीं है, M1 M2 के बीच में कोई फोर्स नहीं है और M1 M3 के बीच में कोई फोर्सेस नहीं है, ये बात। और इनएक्सटेंसिबल रोप है, रोप की जो लंबाई है कांस्टेंट है, वो घट बढ़ नहीं रही है, ये समझिए। चार एजम्पशन आपके सामने मैंने लिखे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। What will be the A0, T1 and T2, ये मैंने बताया। ठीक है, अब आते हैं, ये सारे घटनाक्रम को एक ग्राउंड ऑब्जर्वर बैठ के यहाँ पर देख रहा है, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर सारे घटनाक्रम को देख रहा है। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में सारा काम हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर मास M1 को पकड़िए, M1 को उठाइए और देखिए क्या हो रहा है। M1 को लेते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। यानी इस जगह पर मेरा M1 ही हो गया, कौन सा मेरा सिस्टम हो गया। M1 क्या हो गया, सिस्टम हो गया। M1 क्या हुआ आपका सिस्टम है।
मैंने बोर्ड का ओरिएंटेशन आपके कैमरे के सामने इस तरह से रखा था ताकि आपको सर दिखे ना दिखे, सर के द्वारा जो प्रॉब्लम समझाए जा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से दिखने चाहिए। ओके, चलिए, तो M1 के लिए सिस्टम हो गया आपका मास M1, ठीक है। अब देखिए M1 अगर हो गया सिस्टम, तो इस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को ध्यान दीजिए। सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो कैसे कैसे हैं उसे मैं दिखा रहा हूं आपको। फोर्सेस T1 राइटवर्ड, ध्यान दीजिए T1 जो है वो राइटवर्ड लगेगा, ये T1 इसको राइटवर्ड इधर पुल करना चाहेगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या लगेगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपने इसके ऊपर रखा है तो सरफेस क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसे फोर्स करेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को, जिसे मैंने एन कहा। इसलिए मैंने सबको एरो से दिखाया, ये राइटवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है, और फोर्स ड्यू टू अर्थ यानी M1G, अर्थ जिस फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है M1G इधर गिरा। तो तीन फोर्सेज, तीन एक्सटर्नल फोर्सेज इस सिस्टम पर, T1, N और M1G, सबको आपको दिख रहा होगा। इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो ओरिजिन पर आप इस सिस्टम मास M को रखिए, इस पर सारे फोर्सेज को दिखाइए, तो T1 इधर, M1G इधर और N ऊपर, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर देते हैं, जिधर T1 लग रहा है हॉरिजॉन्टली उधर एक्स एक्सिस मानिए, और इधर y, x इधर तो y इधर, x इधर तो y इधर, ठीक है। यानी कि एक प्लेन में आपके सारे तीनों फोर्सेस लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप फॉर्मूले पे आते हैं, तो F इक्वल टू M1A, इस मास के लिए हम लिख रहे हैं F इक्वल टू M1A। F क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। और इसी का प्रोजेक्शन फॉर्म क्या होगा, Fx इक्वल टू M1AX। वेक्टर का साइन हटाएंगे, वेक्टर का साइन हटाएंगे तो Fx हो गया इक्वल टू M1 ए पर से साइन हटा देंगे तो AX बनेगा। अब देखिए Fx मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास M1 अलोंग एक्स एक्सिस। कौन कौन से फोर्स है ध्यान दीजिए, कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो ओनली T1, देखिए ओनली T1, क्योंकि M1G इधर है, N इधर है, तो इन दोनों का प्रोजेक्शन तो एक्स में संभव नहीं है, इन दोनों का प्रोजेक्शन तो एक्स में संभव नहीं है, जीरो हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो सिंपली एकलौता फोर्स बच गया जो इधर लग रहा है, वो क्या है, T1। तो इसका मतलब है ये जो Fx हुआ वो यहाँ पर क्या हो गया, T1 इक्वलिटी का साइन M1, और किस एक्सीलरेशन से ये राइटवर्ड जा रहा है, A0 से ये राइटवर्ड जा रहा है। किस एक्सीलरेशन से ये राइटवर्ड जा रहा है, तो A0 से ये क्या कर रहा है, राइटवर्ड मूव कर रहा है। तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया T1 इक्वल टू M1 A0, यानी T1 और A0 के बीच में एक रिलेशन आपको मिल गया। T1 और A0 के बीच में रिलेशन मिल गया, क्योंकि M1 तो आपको दिया हुआ ही रहेगा, तो एक रिलेशन T1 और A0 के बीच में आपको मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फॉर पुल्ली P, इस पुल्ली P के लिए अब हम काम करते हैं, इस पुल्ली P के लिए अब हम बात करते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर, इस पुल्ली P में क्या होने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। इस पुल्ली पे ध्यान दीजिए, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं इस पुल्ली पे, तो T1 अपवार्ड और 2 T2 डाउनवर्ड, T1 अपवार्ड तो 2 T2 की तरह डाउनवर्ड। तो ये मैंने दिखाया T1 अपवार्ड और T2 डाउनवर्ड, दो एक्चुअली 2 T2 है, डाउनवर्ड में क्या है 2 T2 है, डाउनवर्ड में 2 T2 है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या लिखिएगा, तो एक T1 ऊपर और 2 T2 नीचे, तो T1 T1, ठीक है। क्योंकि मासलेस है ये मासलेस है पुली, तो जब इसका इक्वेशन लिखिएगा F इक्वल टू M1, जिसका मतलब होगा F इक्वल टू M की जगह पर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों फोर्सेस को क्या कीजिए, अपवार्ड में T1, डाउनवर्ड में 2 T2, अपवार्ड में T1 और नीचे 2 T2 है, ऊपर में एक T1 और नीचे में 2 T2, तो T1 माइनस T2, ठीक है। एक ही बार मैंने वेक्टर फॉर्मूला लेकर के एक ही बार पोजीशन फॉर्म लेकर इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसका मतलब T1 इक्वल टू 2 T2, यानी T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन इस तरह से है। इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम लीजिए, T1 और T2 के बीच में ये रिलेशन आपका हो गया। दो इक्वेशन मिल चुके हैं आपको, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने पर अगर हम फॉर मास M2 करें, फॉर मास M2, यानी यही मेरा सिस्टम है, मास M2 क्या है मेरा सिस्टम है, मास M2 क्या हो गया मेरा सिस्टम हो गया। तो इस पर जो फोर्सेस हैं वो ध्यान दीजिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, इस पर जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो T2 अपवार्ड और M2G, एक इधर डाउनवर्ड, T2 अपवार्ड M2G डाउनवर्ड। ध्यान दीजिए इस मास पर इसको खींच रहा होगा T2 ऊपर की तरफ रो, और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा M2G इधर किधर लग रहा होगा डाउनवर्ड लग रहा होगा।
तो T2 अपवर्ड और M2G डाउनवर्ड। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाइएगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, कौन डालिएगा? M2G डाउनवर्ड और T2 अपवर्ड, यही दो फोर्स। अगर इसमें हम एक्सिस अटैच कर दे तो एक्स इधर मानिए, वाई इधर मानिए। एक्स इधर मानिए हॉरिजॉन्टली में एक्स मानिए, तो वर्टिकल को वाई मानिए। हॉरिजॉन्टल एक्स है तो वर्टिकल क्या है? वाई है, ठीक है। अब लिखिए F इक्वल्स M2A, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2 इक्वल टू M2A, यानी एक्सेलरेशन डेवलपिंग मास M2, ठीक है। चलिए, ये एक्सेलरेशन ऑफ A2 है, एक तरह से एक्सेलरेशन ऑफ A2 है, ठीक है। अब देखिए F में Fy अगर बनाए इसको हम प्रोजेक्शन फॉर्म में Fy लिखें तो क्या क्या हो जाएगा? इधर M2 A2 along y axis, लेकिन आपको A2 y axis में पता नहीं है, तो इसको हम एक तरह से ये लिख सकते हैं Fy इक्वल टू M2 अंडर ब्रैकेट एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू P का y प्रोजेक्शन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P का y प्रोजेक्शन। याद आया? रिलेटिविटी में मैंने बताया था, रिलेटिव करके कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ 2 यानी M2 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो बस इसी को मैंने A2 y को, ये y को प्रोजेक्शन दिखाता है कि y की तरफ प्रोजेक्शन है। सिंपली A2 का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू P का y प्रोजेक्शन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P का y प्रोजेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ 2 का y प्रोजेक्शन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ 2 का पुली के रिस्पेक्ट में y प्रोजेक्शन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली का y प्रोजेक्शन। ये हुआ कंप्लीट फॉर्म। तो Fy में आइए, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर T2, नीचे M2G, तो T2 माइनस M2G इक्वल टू, इधर आइए क्या है? M2 डालिए पहले, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या डालिएगा? एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू y, P एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू P, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू P अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको इसका मूवमेंट इसके रिस्पेक्ट में देखना है, यानी इस मास M2 का मूवमेंट किस तरफ ये एक्सीलरेट हो रहा है, वो अगर P इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो पुल्ली को आप होल्ड अप कर लीजिए, पुल्ली को आप ऊपर नीचे मत होने दीजिए। सपोज दैट अगर ऐसा करते हैं तो क्योंकि M3 का वेट ज्यादा है, M3 बड़ा है, तो ये नीचे जाएगा और ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ M2 जो होगा P के रिस्पेक्ट क्या देगा? ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए इसको कोई नाम दे दीजिए, इसको आप A1 नाम दे दीजिए, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ P2, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 का पुल्ली P के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा किधर होगा? अपवार्ड होगा। और y में वो अपवार्ड ही चाहिए, उसको आप मान लिए A1 बोलिए, उसको आप A1 बोलिए। अब प्लस देने से पहले देखिए एक्सेलरेशन ऑफ P किधर है? एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव y की तरफ जा रहा है, नेगेटिव y की तरफ जा रहा है। y क्योंकि आपने ऊपर माना है और पुल्ली का मूवमेंट डाउनवर्ड है, तो नीचे किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? A0 से, तो प्लस के पर माइनस होके A0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। पहला दूसरा तीसरा इक्वेशन आपने देख लिया। एक कंडीशन बचा है M3 को लेकर के जो कंडीशन बचा है उसे मैं लिखना चाहूंगा। उससे पहले बोर्ड पूरी तरह भर चुका है, इसलिए जो पार्ट मुझे हटाना है उसे मैं अनयूज्ड पार्ट को मैं हटा देता हूं। आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया, इसे मैं ऊपर से एजम्पशन से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्लियर कर रहा हूँ। आप यहाँ लौट के आइए, उसके बाद हम चलते हैं M3 के मोशन को अब हम एनालाइज करने वाले हैं। M3 के मोशन को अब क्या कर रहे हैं? एनालाइज करेंगे। M3 के ग्राउंड रोटेटर को भी मिटाइए, M3 के मोशन को एनालाइज करने वाले हैं। M3 के मोशन को एनालाइज करेंगे। आइए अब आते हैं अगला स्टेप है मेरा कौन सा? फॉर M3, यानी इस बार आपका क्या होगा? सिस्टम M3 सिस्टम है। M3 क्या है? सिस्टम है आपका। M3 क्या है? सिस्टम है। इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप ध्यान से देखिए, इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप ध्यान से देखिए। कौन कौन सा फोर्सेस होगा? जो फोर्सेस लग रहे हैं M3 पर वो कौन कौन से होंगे? T2 होंगे, किधर? अपवर्ड।
किधर, अपवर्ड, क्योंकि टेंशन फोर्स ऑलवेज हमेशा क्या होता है, पुलिंग होता है। टेंशन फोर्स कभी भी पुशिंग नहीं होता है। टुवर्ड्स द बॉडी कभी नहीं होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। तो T2 हो गया अपवर्ड, T2 क्या हो गया, अपवर्ड, कोमा M3G डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि मास M2 पुल्ली के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन A1 से, एक्सेलरेशन A1 से पुल्ली के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली पुल्ली के रिस्पेक्ट में M3 कितना आ रहा है, नीचे A1 से आ रहा है। ये विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली है, ध्यान रखिए, A1 जो है विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली है, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली ऊपर जा रहा है A1 से, और एक्सेलरेशन ऑफ M3 विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली A1 से डाउनवर्ड जा रहा है, जैसा मैंने यहां पर इसी क्वेश्चन में बताया है। लौट के आइए, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लिखिएगा, पॉइंट डालिए, M3G ये वाला, और ऊपर क्या गया, T2। फिर से एक्सिस मानिए, इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर y होगा और इधर x होगा, इधर y इधर x, क्योंकि x में तो कोई फोर्सेस है ही नहीं, ये क्या है, कॉलिनियर नेचर के फोर्सेस हैं, कॉलिनियर है, एंटीपैरेलल है, तो ये होगा इस तरह से, यानी y एक ही एक्सिस लीजिए, y ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यानी इधर जो जा रहा है आपका एक्सिस क्या है, y है, इधर एक्सिस y है, ठीक है। तो इसको अगर इक्वेशन फॉर्म लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, F इक्वल्स M3A, एक्सेलरेशन ऑफ A है एक्चुअली, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ A है, ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है आपका वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है आपका वेक्टर फॉर्म है, कुछ नहीं मैंने लिखा है F इक्वल टू M3A3, A3 का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन, दिस मास, ठीक है। F है नेक्स्ट सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है, सम ऑफ F क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, वेक्टर में ही रहने दीजिए, क्लियर करके लिखते हैं। यही एक्सेलरेशन ऑफ 3 को लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू p, एक्सेलरेशन ऑफ 3 को लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू p, 3 का मतलब है m3, 3 का मतलब m3, इस पर वेक्टर का साइन डालिए, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ p, इस पर वेक्टर का साइन डालिए। एक्सेलरेशन ऑफ m3 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ m3 विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली p प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली p, यही है यहाँ पर लिखा हुआ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसको अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखिएगा अलोंग y एक्सिस, तो क्या लिखिएगा, Fy इक्वल टू M3 टाइम्स A3py प्लस APy, ब्रैकेट बंद, ये स्केलर फॉर्म है, ये ब्रैकेट बंद। Fy में कौन कौन फोर्सेस हैं, T2 अपवर्ड, M3G डाउनवर्ड, तो T2 हो गया ऊपर की तरफ, माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि M3G की तरह नीचे है, इक्वलिटी का साइन डालेंगे, M3 लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, A3py एक्सेलरेशन ऑफ M3 विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, एक्सेलरेशन ऑफ M3 विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली कितना है, डाउनवर्ड जा रहा है, किससे, A1 से, यानी माइनस A1 होगा। साइन का ध्यान समझे, साइन का कॉन्सेप्ट समझे, इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में M3 डाउनवर्ड जा रहा है A1 से, इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में M1 जा रहा है अपवर्ड A1 से, इसलिए इसके केस में ये प्लस रहा क्योंकि पुल्ली के रिस्पेक्ट में y की तरफ जा रहा था, पुल्ली के रिस्पेक्ट में M3 डाउनवर्ड जा रहा था, इसलिए यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। अब प्लस एक्सेलरेशन ऑफ p अलोंग y, क्योंकि पुल्ली किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, A0 से क्या रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा, फिर अगेन A0, ठीक है। तो इक्वेशन देखिए कितने सारे हुए आपके, 4, ये देखिए 4th इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, सारे इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं, मैं ये कॉर्नर हटा रहा हूं थोड़ा सा, सारे इक्वेशन को मैं कंबाइन कर रहा हूं, यहाँ पर इक्वेशन को मैं एक जगह लिख देता हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक जगह पर मैं सारे इक्वेशंस को लिख रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और एक दूसरे से आपको रिलेशन समझ में आए कि एक इक्वेशन दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है। एक इक्वेशन आपका ये था, T1 इक्वल टू M1 A0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू 2T2,
T1 इक्वल टू 2T2, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन आपका ये था T2 माइनस M2G इक्वल टू M2 टाइम्स अंडर ब्रैकेट क्या, A1 माइनस A0, ये आपका था तीसरा इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये T2 माइनस M3G इक्वल टू M3 टाइम्स अंडर ब्रैकेट माइनस A1 माइनस A0, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। बाकी सारी चीजों को अब मैं मिटा देता हूं, इसका कोई रिलेवेंट अब नहीं रह गया है। जितना काम करना था मैंने इस इक्वेशन में काम कर लिया है। ये हो गया आपका 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन, ध्यान दीजिए 4 इक्वेशन में कितने अननोन को अगर शॉर्ट लिस्ट कीजिए, जो आपको नहीं पता है, अननोन में क्या क्या नहीं पता है, T1 आपको नहीं पता है, कोमा T2 आपको नहीं पता है, कोमा A0 आपको नहीं पता है, और A1 भी आपको नहीं पता है। कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना हो गया, 4। टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना हुआ, 4 हो गए। अननोन नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। यानी T1, T2, A0 और A1, 4 अननोन जो इस सिस्टम को पूरे एज ए होल सिस्टम को एनालाइज करते समय आपके सामने आए। 4 अननोन और इक्वेशन कितने, 1 2 3 4। नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ इक्वेशन 4, यानी 4 इक्वेशन 4 अननोन, 4 इक्वेशन 4 अननोन। नाउ यू कैन गेट T1, T2, A0 एंड A1। चारों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपको T1, T2, A0, A1 सारे चीज निकल जाएंगे। जैसे इतने सारी चीजें निकल जाएंगे, आप इसका एसएसएम बताने के योग्य हो जाइएगा, पता पाएगा। T1 आप निकाल लीजिएगा, T2 निकाल लीजिएगा, आप इन दोनों का एसएसएम भी इंडिविजुअली निकाल लीजिएगा। A0 और A1 निकालिएगा तो इन दोनों का एसएसएम भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने लॉज ऑफ मोशन को जितनी सारी बारीकियों को आपके सामने लाया, उसे क्लैरिफाई करने का, सिमेंटेड करने का ये एक प्रयास था मेरी तरफ से। मेरा प्रयास आपकी सफलता में थोड़ा सा भी योगदान दे पाए तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत साकार हो गई, ठीक है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, आपके जहन में मेरी थोड़ी सी जगह बने। धन्यवाद आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।